Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर आप लोग पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये आता है आज का हमारा पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बात करी गई है ब्रू ट्राइब के बारे में। तो ये ब्रू ट्राइब क्या है मैंने कल डिटेल में बताया है। तो आपको ये बताना है ब्रू ट्राइब के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो ब्रू ट्राइब है आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो बिहू है क्या ये मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है ब्रू ट्राइब का। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पहला स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, या फिर बोथ वन एंड टू, या फिर नीदर वन नर टू? सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग देंगे, एटलीस्ट ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की। यहाँ पे बात करी गई है बेसिकली एक ऑपरेशन ओलिविया के बारे में। अब जो ये टर्टल यानी जो कछुआ आप लोगों को नीचे पिक्चर में दिख रहा है ना, और इस टर्टल का नाम है ओलिव रिडले। तो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है क्योंकि इसकी प्रजाति होती जा रही है खत्म लगातार, तो इसको प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस टर्टल का नाम है ओलिव रिडले और इसी के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन ओलिविया। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें एनवायरमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन, उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो ये ओलिव रिडले टर्टल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है लेपिडोचेल्सिस ओलिवेका है। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसके कुछ कॉमन नेम है, मतलब कि किस नाम से ये जाना जाता है जनरली, तो वो है ओलिव रिडले और पैसिफिक रिडले के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर रहता है? तो वार्म वाटर में रहना पसंद करता है, वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। एक क्वेश्चन और है, अभी हाल ही में एक और ओशन फाउंड हुआ है, उसका नाम क्या है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हमारे पास 5 ओशियंस हैं, 5वां वाला कौन सा है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। नाउ जो ये टर्टल है ये अपनी पूरी जिंदगी ओशन के अंदर निकाल देते हैं और फिर इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, लगभग 1000 ऑफ किलोमीटर्स ये माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसमें देखो एक चीज़ प्रोसेस ये आता है, इनके बीच में नेस्टिंग होती है। खासकर आप कह सकते हो कि जो फीमेल्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पर बीच पर आती हैं और वहाँ पर ये अंडा देती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस ये बेसिकली इसको नेस्टिंग बोला जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है अरीबाड़ा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अरीबाड़ा यहाँ पर इस स्टेप को बोला जाता है, यानी कि इनका जो नेस्टिंग का प्रोसेस है उसको यहाँ पर ये बोला जाता है। नाउ जो कोस्ट ऑफ ओडिशा है इंडिया के अंदर वो एक लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है, मतलब ये जो ओलिव रिडले टर्टल है वो सबसे ज़्यादा नेस्टिंग ओडिशा के कोस्ट पर ही करते हैं। ठीक है, और ये जो ओलिव रिडले होते हैं खासकर ये लोग नेस्ट करना पसंद करते हैं डार्कनेस में, मतलब जब अंधेरा हो या रात का समय हो तभी ये लोग ज़्यादातर नेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्रेशर की वजह से, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो डे टाइम में भी ये लोग नेस्ट कर लेते हैं। नाउ अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट स्टेटस के बारे में, मतलब कि ये जो IUCN है अपनी लिस्ट मेंटेन करके चलता है, ये बताता है कौन सा जानवर कौन सी कैटेगरी के अंदर में आएगा, खतरे में है या नहीं खतरे में है। उस खतरे में है तो उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे ये जो आप कह सकते हो ओलिव रिडले टर्टल है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब ये प्रजाति भी खतरे में है, इसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर IUCN स्टेटस बोलता है। ये हमने अभी टर्टल के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने अभी बताया जो IUCN की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्होंने अपनी रेड लिस्ट दी है और उसके अंदर बताया है कि ये जो ओलिव रिडले टर्टल है ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपल ये आर्टिकल ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओलिव रिडले टर्टल लगभग पिछले 1 साल में चौथी बार आया है न्यूज़ के अंदर। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक नई प्रजाति आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है डायनासोर भले ही लग रहा है लेकिन ये डायनासोर है नहीं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है भरितलासुचुस तपानी। ये लगभग 20th सेंचुरी का आप कह सकते हो, जो आपका मिड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ है, जो रिसर्चर्स हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, अब इन रिसर्चर्स ने
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंड अप करी हैं, खासकर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को अनकवर किया गया है। कहाँ से? येरापल्ली फॉर्मेशन, यानी जो तेलंगाना के अंदर है, वहाँ से ये सारे फॉसिल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो ये भी चीज़ें हैं, फॉसिल्स हैं, इनके बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कुछ यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो जानवर है ये लगभग 240 मिलियन ईयर्स पहले देखने को मिलता था। ये कार्निवोरस रेप्टाइल है बेसिकली। इसका नाम क्या दिया गया वो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी टिपिकल सा नाम है, भारिथेलासोचुस तपानी करके इसका नाम है। तेलुगु के अंदर अगर हम इस पूरे नाम को आप कह सकते हो एक्सपेंड करें तो देखें तोड़ तोड़ कर, भारी मतलब होता है ह्यूज, मतलब बड़ा, ताला मतलब हेड इसका हो गया, और सुचुस मतलब एक इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड डीटी होते हैं, यानी कि एक मान लो कि इजिप्ट के अंदर कोई एक देवता माने जाते हैं जिनका क्रोकोडाइल की तरह हेड होता है, तो उनकी तरह यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी तरह इस यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताया गया है, ऐसा यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ ये जो प्रजाति है इसका नाम पड़ा है एक पैलियोनोटोलॉजिस्ट हैं उनके बेसिस पर, उनका नाम है तपन रॉय चौधरी। ठीक है, तो तपानी इस वजह से इनको इस एनिमल को आगे इसके तपानी लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है इन्होंने काफ़ी हद तक वर्क किया है इस येरापल्ली फॉर्मेशन के ऊपर, खासकर इस जानवर के ऊपर काफ़ी हद तक रिसर्चेस करी हैं, उस वजह से इनका नाम दिया गया है। नाउ जो ये रेप्टाइल है ये बिलोंग करता है एक फैमिली को, और ऐसी फैमिली, ऐसी रेप्टाइल की फैमिली है जो कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, और वो फैमिली का नाम है राइथ्रोसुचिडाई। ठीक है, तो इस फैमिली से वो बिलोंग करता है। नाउ भारतीय लुसोचुस तपानी जो है एक बहुत ज़्यादा मजबूत, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा तगड़ा जानवर हुआ करता था। बड़ा सा सर है इसका, बड़े बड़े दांत हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बोला ये जा रहा है कि जो मेल लायन होता है उसके साइज़ के जितना यहाँ पर ये साइज़ दिखाई देख पड़ता है इसका, साथ ही साथ एक लार्जेस्ट प्रेडेटर है इकोसिस्टम के अंदर। नाउ बात करते हैं येरापल्ली फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पर ये देखने को मिला है, तो ये आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी चाहूँगा मैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो तो इसको सपोर्ट कर सकते हो आप लोग ज्वाइन बटन से ज्वाइन करने के बाद। कोई ये कंपलसरी नहीं है, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करके अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 3, अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके रिगार्डिंग पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है वहाँ से, यानी कि बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ यहाँ पे हुआ क्या है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। बेसिकली 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर इनका उद्घाटन किया गया, और ये 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं खासकर ये एस्टेब्लिश करे गए हैं बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पर? जो सीमा सड़क भवन है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 अलग अलग ये हैं। सेंटर ऑफ पहला तो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस करके, ठीक है, इसका ये नाम है। इसका मकसद क्या है, जो ये आप कह सकते हो बॉडी है, इसका मेन मकसद होगा अवेयरनेस फैलाना रोड की सेफ्टी के बारे में, साथ ही साथ जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उसका एक एनालिसिस देना, लोगों को बताना कि आप सेफ ड्राइव करो। ठीक है, इन चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। दूसरा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड एंड टनल्स के लिए, यानी कि इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करेगी। तो इन दोनों बॉडी का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? BRO के द्वारा। और ये BRO क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो भी इंडिया के अंदर रोड्स बन रही हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो यहाँ पर ये बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। नाउ BRA आप कह सकते हो डेवलप करता है, मेंटेन करता है रोड को, जैसे मैंने आपको बताया। खासकर जो इंडिया के बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ के आसपास की जो रोड्स वगैरह हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। ध्यान रखना, BRO को फॉर्म करा गया था 7 मई 1960 में। ठीक है, BRO अगर हम बात करें इसकी, तो ये एंटायरी इसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में साल 2015 में। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आया करता था, लेकिन बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ले आया गया। आज के टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं BRO के, वो हैं एक डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स बोला जाता है उनको, जो कि आज के टाइम पर लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक को होल्ड करके बैठते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एस्टेब्लिश करे गए हैं 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस BRO के द्वारा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है रामकृष्णा मिशन के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुख दिखाए हैं, क्योंकि स्वामी जो शिवमयानंद जी हैं,
शिवमयानंद जी महाराज, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है, तो मतलब डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर अपने दुख दिखाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शिवमयानंद जी महाराज कौन थे? एक वाइस प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ के और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन के। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ये बेसिकली है क्या। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये एक हिंदू रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या था? स्पिरिचुअल मूवमेंट को लेकर चलना। जैसे हम लोग ये मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रामकृष्ण मूवमेंट हो गया, वेदांता मूवमेंट हो गया, ये चलाए गए। बेसिकली एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। जो ये मिशन है, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा गया है, सबसे पहली बात, एक इंडियन सेंट थे, आप कह सकते हो साधु संत थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो इनके उस पर नाम पड़ा गया है ये। और ये जो आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये रामकृष्ण है, इनको रामकृष्ण मिशन है फाउंड किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण जी के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा ये फाउंड करा गया 1 मई 1897 को। ओके, नाउ ये जो रामकृष्ण मठ है या फिर रामकृष्ण मिशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो आपको हावड़ा के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा कैंपस है उसको बोला जाता है बेलूर मठ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो वेदांता है, इसको हम लोग उत्तरा मीमांसा भी बोलते हैं। ये आप कह सकते हो जो हमारे पास 6 हिंदू फिलॉसफी के स्कूल हैं उसमें से एक स्कूल ये भी पॉपुलर माना जाता है। और खासकर अगर हम बात करें, इसका मीनिंग है एंड ऑफ वेदास, जो आप कह सकते हो वेदांता से रिफ्लेक्टेड आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हो ये दिखाता है इन चीज़ों को, जो उपनिषद में बहुत सारी चीज़ें फिलॉसफीज देखने को मिलेंगी, उन चीज़ों को ये लोग आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आ जाता है, वो बात करी गई है चाइल्ड लेबर के बारे में। इस आर्टिकल में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे रामकृष्ण मिशन वगैरह, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा दुख जताया है, क्योंकि जो स्वामी शिवमयानंद जी हैं, ये शिवमयानंद जी महाराज हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ के, तो इनकी डेथ हुई है, उसी वजह से ये थोड़ा सा आर्टिकल न्यूज़ के अंदर आ गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बात करी गई चाइल्ड लेबर के बारे में। तो अभी हमने हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को सेलिब्रेट किया है। जो यूनियन एमसीडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिटीजन से अपील की थी। इन्होंने अपील ये करी कि आप लोगों को चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो आपको पेंसिल पोर्टल पर डालनी है। नाउ ये पेंसिल पोर्टल क्या है, ये मैं भी आप लोगों को वीडियो कह रहा हूँ, इस आर्टिकल के एंड में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मांगी गई है यहाँ पर, लेकिन अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है हमारे एग्जाम के लिए। वो ये है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया 12 जून को। और ध्यान रखना है, 12 जून को हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एक पार्ट है, इसने लॉन्च किया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। मकसद इसका यही है कि जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों को यहाँ पे मजदूरी में लगा दिया जाता है, उसको पूरी तरह से कम करना। और 2001 में भी यहाँ पर यही हमारा गोल रहने वाला है। इसको हम लोग एक इंटरनेशनल ईयर की तरह देखेंगे, ताकि हम लोग चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको मालूम होगा। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमने टारगेट कब तक का रख रखा है कि हमें उन गोल को अचीव करना है। तो उसमें वन ऑफ द गोल ये भी है कि हम लोगों को सबसे पहली बात चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और हमने टारगेट रखा है 2025 तक हर तरीके का चाइल्ड लेबर हम खत्म कर देंगे। नाउ अभी मैंने बताया कि सिटीजन्स के थ्रू रिपोर्ट मांगी गई है पेंसिल पोर्टल पर। तो ये पेंसिल पोर्टल क्या है, यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेंसिल पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी कि जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट लॉ वगैरह को इन्फोर्स करना, लॉ वगैरह लागू करना। तो इसका यहाँ पे फुल नेम दिया गया है। इसको लॉन्च करा गया था 2017 में, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। मेन मकसद इसका यही है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो इंश्योर करे कि अच्छी तरीके से जो लॉज हैं, कानून है, वो चाइल्ड लेबर को लेकर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर चाइल्ड लेबर एक्ट के प्रोविजंस हो गए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, इनको लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मकसद यही है कि चाइल्ड लेबर को हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेंसिल पोर्टल के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, या फिर कंप्लेंट कॉर्नर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट हो गया, या कन्वर्जेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चों को आप कह सकते हो जो लेबरिंग करवाई जा रही है उससे हटाया जाएगा, पूरी तरह से एलिमिनेट करने का ये पोर्टल काम करता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है रिकमेंडेशन ऑफ 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अभी आपको मालूम है 44 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, इसकी किसके अंडर में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ऑब्वियसली बात है, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आज के टाइम पर? वो है निर्मला सीतारमन, जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर नीचे पिक्चर में देख रहे होंगे। नाउ ये जो काउंसिल है,
इसने बहुत कुछ डिस्कशन किया है। इन्होंने यहाँ पर जो भी कोविड-19 से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, यानी कोविड को सही करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करे जाते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, मेडिसिन हो या फिर ऑक्सीमीटर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर पहले जीएसटी ज़्यादा लगाई जा रही थी। नाउ उस जीएसटी को कम करा गया है, उसी के बारे में चर्चा करी गई है इस काउंसिल मीटिंग के अंदर। नाउ आपको मैं कुछ स्टैटिक पोर्शन कवर कराता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल आपके लिए जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पाओगे। तो ये जो काउंसिल है बेसिकली इसके बारे में चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 279A के अंडर में। तो जो जीएसटी काउंसिल है ये बनाई गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि जो जीएसटी वगैरह है उसको गवर्न किया जा सके। और इसके चेयरमैन कौन है? वो हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारी आज के टाइम पर वो हैं निर्मला सीतारमन, और फाइनेंस मिनिस्टर ही बेसिकली इसके चेयरमैन होते हैं। और बहुत सारे मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये काउंसिल है इसमें किस तरीके से वर्क करता है, तो सेंटर के पास होती है, देखो सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों ही लोग होते हैं। सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है और स्टेट के पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। जो ये डिसीजन लिए जाते हैं ये 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, मतलब 3/4 आएगा यहाँ पे, उसी के बाद ये डिसीजन पास होगा। नाउ अब जो ये मीटिंग है इसके अंदर किस किस चीज़ के बारे में बातचीत करी गई है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, पहले पॉइंट में जो दवाइयाँ हैं जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस हो गया या टोसिलिजुमाब हो गया या एम्फोटेरेसिन बी हो गया, तो ये जितने भी इसके कोविड या फिर आप कह सकते हो ये जो दवाइयाँ हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी एम्फोटेरेसिन बी हो गया या फिर टोसिलिजुमाब हो गया, ये जो दवाइयाँ हैं इसके ऊपर पहले जीएसटी ज़्यादा लग रहा था, लगभग काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब उसको टैक्स रेट कम करके 5% कर दिया गया है। और ये सारा टैक्स रेट आपको ध्यान रखना है 30 सितंबर 2021 तक ही ये कम रहेगा, उसके बाद वापस से जीएसटी इंक्रीज होती हुई हम लोग को नजर आएगी, ठीक है। और जो वैक्सीन के ऊपर पहले से ही 5% जीएसटी लग रही थी उसको ऐसे ही रह दिया गया है, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। उसके बाद रामदेसिविर की बात करें या फिर एंटीकोगुलेंट की बात करें जैसे हेपरिन वगैरह हो गया, इस पर भी जीएसटी को कम किया गया है। पहले 12% लग रही थी, अब यहाँ पे बोला गया है 5% लगेगी 30 सितंबर 2021 तक। उसके बाद जो एम्बुलेंसेस हैं आज के टाइम पर उन पर टैक्स लगाया जा रहा है 28% का, ये लोग जीएसटी को आप कह सकते हो अट्रैक्ट करेंगे लगभग 12% तक, यानी कि अब यहाँ पर 12% कर दिया जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस है जो कि आप कह सकते हो कि शमशान घाट में इस्तेमाल करे जाते हैं, उस पर भी यहाँ पे जीएसटी 18% लग रही थी ना, उसको कम करके 5% कर दी गई है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस जैसे कि वेंटिलेटर हो गया या मशीन्स हो गई, पैप मशीन्स हो गई, ये सारी मशीन हो गई जो कि कोविड से लड़ने में मदद करेंगी, इनके ऊपर जीएसटी पहले 12% लग रही थी, नाउ कम करके यहाँ पर भी 5% कर दी गई है। उसी तरीके से और भी चीज़ों पर रिडक्शन किया गया है जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर हो गया या फिर कोविड-19 टेस्टिंग किट हो गई, इसके ऊपर भी जीएसटी को काफ़ी हद तक कम किया गया है। इस काउंसिल मीटिंग में 5% का जो ये रेट है ये अप्लाई किया जाएगा पर्सनल इंपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि आप अगर कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करते हो या फिर कोई पल्स ऑक्सीमीटर, तो फिर उस पर 5% रेट लगेगा। पहले यहाँ पर ये भी ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, लगभग 18% तक लग रहा था, अब यहाँ पर इसको कम कर दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जीएसटी काउंसिल क्या है वो समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर बोला गया है डी क्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर ऑपरेशंस हिस्ट्रीज। यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक पॉलिसी को अप्रूव किया है। वो पॉलिसी क्या है कि अगर कोई भी आप कह सकते हो जो मिलिट्री वॉर हुई हैं हमारे इतिहास में, जो भी युद्ध हुए हैं खासकर मिलिट्री वॉर्स हुई हैं, उनको एक तरीके से हम लोग आर्कीव करें, उनका जो डेटा है वो रखें। आने वाले टाइम पे अगर डेटा या कंपाइलेशन या पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी को, तो वो डेटा को निकाला जा सके, एक हमारे पास ऑथेंटिक डेटा हो, उसको स्टोर करने की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या है, देखो इस पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला फीचर तो यह है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, ये सब क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड्स ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी वॉर्स हुई है उसके रिगार्डिंग जितना भी रिकॉर्ड्स है वो सब ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा मैंने बताया जो वॉर डायरीज हैं खासकर वो ट्रांसफ़र करी जाएंगी। किसको ट्रांसफ़र करी जाएंगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्ट्री डिवीज़न है उसको ट्रांसफ़र करी जाएगी, ताकि एक तरीके से जितना भी रिकॉर्ड है उसको प्रॉपरली रखा जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो हिस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग और भी डेटा कलेक्ट किया जा सके, जिससे हमें पता चले कि हाँ वाकई में जो इतिहास में ये वॉर हुई है उसमें क्या हुआ था। जैसे कारगिल वॉर हुई या फिर इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया कोई भी वॉर हुई है, तो उसके रिगार्डिंग क्या डेटा था, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पर, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पास डेटा ये होना चाहिए। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई जो रिकॉर्ड है किसी को चाहिए, इसको अगर डिक्लासिफाई करना है, पब्लिसाइज करना है, तो फिर क्या होगा,
लगभग 25 साल बाद जो है आपका समझो 25 ईयर्स में जो है इसको एक तरीके से डिक्लासीफाई किया जाएगा। जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये काफ़ी पुराने होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर 25 साल से पुराने होंगे तो इसको अप्रेस किया जाएगा। जो भी एक्सपर्ट वगैरह हैं वो सब क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया के अंदर। अब ये जो नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बॉडी है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे हमारे इतिहास से रिलेटेड। नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 11 मार्च 1891 में कोलकाता के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कोलकाता पहले आपको मालूम होगी ये कैपिटल हुआ करती थी कैलकाटा, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र करा गया दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद इस बॉडी को भी, जो नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया है, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली के अंदर। इसको बनाया गया था 1926 में। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था सर, एडविन ल्यूटेंस के द्वारा, ठीक है। एडविन ल्यूटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बोले जाते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर एक नई बिल्डिंग भी बन रही है नेशनल आर्कीव्स की, जहां पर ये सारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और बोला यह जाता है लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा जो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पुराने, वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें हो गई, वो सब हमारे यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखी गई हैं। तो उसी तरीके से डेटा वगैरह रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। मान लो आने वाले टाइम पे कोई वॉर होती है या फिर आज के टाइम पे कोई वॉर होता है तो उसके रिगार्डिंग भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी को हेड करेगा एक जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये लोग हेड करने वाले हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होंगे, ये लोग जो है खासकर, और मिलिट्री हिस्टोरियंस होंगे, इन सबको बैठाया जाएगा एक तरीके से। यहाँ पे बैठकर उस वॉर के बारे में ये लोग चीज़ों को कंपाइल करेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो सारे रिकॉर्ड्स बनाकर रखेंगे, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि मान लो कोई वॉर होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसकी 2 साल तक ये कमेटी बनाई जाएगी। 2 साल बाद 3 साल लगेंगे उस डेटा को कलेक्ट करने में। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है आप कह सकते हो 5 साल में ये प्रोसेस पूरा होगा। सारे रिकॉर्ड्स हम लोग रख लेंगे। अगर कोई नई वॉर होती है या कुछ भी होती है तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बोला गया है BEML के बारे में। BEML क्या है, बेसिकली ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसने ये बोला है जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है और जो नीति आयोग है, इन दोनों ने मिलकर एग्री किया है कि ये लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं इस BML बॉडी को। एक तरीके से जो ये BML बॉडी है ये क्या करने वाली है, डीमर्ज करेगी। जो इसके पास सरप्लस लैंड है या फिर एसेट है, इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यही है कि आज के टाइम पर इसका जो ये BML बॉडी है इसका डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो चुका है। अब न्यूज़ को गोली मारो, क्वेश्चन ये है क्या बेसिकली BML, जहाँ से हमारे लिए आप कह सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ ये जो BEML है इसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसको बनाया गया था 1964 में। ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि रेल के जो डब्बे होते हैं उनको बनाता है, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स बनाता है या फिर आप कह सकते हो और भी बहुत सारी जो माइनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये बॉडी बनाती है। इसका बेंगलोर के अंदर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। नाउ कंपनी को हाल ही में ही पार्शली डिसइन्वेस्ट किया गया है। एक तरीके से कंपनी के आधे ओनर आप कह सकते हो 54% तक, यानी 54% तक गवर्नमेंट ओनर है। उसके बाद 46% तक जो उस कंपनी के शेयर हैं वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बैंक और एम्प्लॉयज़ के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो कंपनी का आप कह सकते हो कि जो लगाम है वो एक तरीके से सरकार के पास ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा शेयर्स हैं अभी के टाइम पर, ठीक है। और सरकार अभी यहाँ पर चीज़ों को इसमें डीमर्ज वगैरह करने की बातचीत कर रही है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। नाउ ये जो BEML है इसका काम क्या है, जो कंट्री के कोर सेक्टर हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, रेल हो गया, पावर हो गया, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए सर्व करती है। रेल को बनाती है, डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। माइनिंग वाले इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इनका मेन काम यही होता है रेल और मेट्रो कोचेस को मैन्युफैक्चरिंग करना। इसका BML का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बोला गया है उमलिंग ला के बारे में। ये क्या है बेसिकली, ये आगे हम बात करेंगे। उमलिंग ला एक पास है। ये देखो रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने आप कह सकते हो झंडी दिखा के रवाना किया है पहली वेमेन को, ठीक है। एक तरीके से वेमेन अकेले मोटरसाइकिल की तरफ से यहाँ पे आप कह सकते हो इन्होंने ये एक्सपीडिशन किया है, ठीक है। मोटरसाइकिल से मुहिम रखी है इन्होंने। ये किसके द्वारा करा गया है, बाय मिसेस कंचन उगुर संधि इनका नाम है, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से मोटरसाइकिल की मुहिम रखी गई है, चलाई गई है एक तरीके से आप कह सकते हो। कहाँ पर, उमिंगला पास के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जो ये उमिंगला पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है।
यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लोकेशन वाइज जो उमिंगला पास है कहाँ पे लोकेटेड है, ये बहुत ही ऊंचाई पर लोकेटेड है, लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। और लगभग जो खुर्दिंगला पास है वो आप कह सकते हो ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसको ओवरटेक करता है। इसके आगे आपको उमलिंगला ला पास देखने को मिलेगा। और एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन है इस रोड का, यानी कि जो ये रोड बनाया गया है वो किसके द्वारा करा गया है, वो करा गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और बीआरओ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट हिमांक का एक पार्ट माना जाता है इसको। जो उमिंगला पास है ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 86 किलोमीटर की डिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि कनेक्ट करती है चिजुमले को डेमचोक गांव से कनेक्ट करती है। और जो ये दोनों ही गांव है कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास देखने को मिलेंगे। तो जो लद्दाख वाला रीजन है, ईस्टर्न सेक्टर वाला इंडिया चाइना का बॉर्डर वाला पास वाला रीजन है, वहीं पर आपको ये उमिंगला पास देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आ जाता है केदारनाथ सेडिशन रूलिंग के बारे में। यह आर्टिकल हालांकि पुराना है, 4-5 दिन पहले का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर जो भी सेडिशन को लेकर आप कह सकते हो कि पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ हुआ क्या था। जो ये पर्सन आप लोगों को नीचे दिख रहे हैं एक जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है विनोद दुआ। इन्होंने आप कह सकते हो सरकार को, आपका प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया कि कोविड-19 को इन लोगों ने सही से ट्रीट नहीं किया है, सही से ये लोग कोविड-19 को अच्छी से तरीके से टैकल नहीं कर पाए। तो इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। सेडिशन मतलब जो राजद्रोह के चार्जेस होते हैं, देशद्रोह के चार्जेस होते हैं, वो इनके ऊपर लगा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है ये गलत है बिल्कुल सरासर। जो सरकार ने किया है ऐसे एकदम से सेडिशन के चार्जेस लगाना बिल्कुल गलत है। खासकर अगर जेन्युइन बात पर अगर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे कंट्री क्या डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, हम लोगों को बोलने का पूरा हक है। लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो इससे काफ़ी हद तक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर। नाउ ये जो आप कह सकते हो सेडिशन लॉ है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सेक्शन 124A है इंडियन पिनल कोड का, बेसिकली ये पिनलाइज करता है। ये इसके अंदर आपको सेडिशन के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर कोई ये सेडिशन आप कह सकते हो दिखाता है या फिर किसी के खिलाफ सेडिशन का स्टेप उठाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाती है, जेल में डाला जाता है 3 साल के लिए, ठीक है, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी डाला जा सकता है, फाइन भी लग सकता है या फिर सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है उसके ऊपर। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रोटेक्ट करा है इस विनोद दुआ साहब को। क्यों? क्योंकि ये बोला गया देखो जब जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो, यानी कि मतलब क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही हो, बिल्कुल हकीकत बात हो, तो गवर्नमेंट ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसी के बारे में चर्चा करी गई थी। केस हुआ था केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में। उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप उठाए गए थे यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको उस केस के बारे में बता देता हूँ। जो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था, ठीक है, 1962 में एक केस हुआ था और यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट निकल कर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था देखो यहाँ पे सेडिशन के चार्जेस आप एकदम से तो लगा नहीं सकते हो। सरकार जो है एकदम से राजद्रोह के चार्जेस नहीं लगा सकती है, लगा सकती है, लेकिन अगर कोई आप कह सकते हो कि लॉजिकल बात है कि हाँ भाई लगाना चाहिए जिसके ऊपर, अगर क्रिटिसिज्म ही जेन्यून है, मतलब किसी जर्नलिस्ट ने बात सही बोली और सही बात बोलने पर आप उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा रहे हो, तो ये पूरी तरह से गलत है ना। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला है कि देखो जो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के लिए, देखो यहाँ पर आप कह सकते हो बिल्कुल ज़रूरी है। देखो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल ज़रूरी है, लोग मुद्दा उठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सही से ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ने भी यहाँ पर अगर सही बात भी रखी है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसा इसके केस के अंदर बताया गया था। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को एक एक आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर करके रख लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से मिल ही जाता है। इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।